कहा जाता है, जीवन की आपाधापी के बीच कुछ पल निसर्ग के सानिध्य में बिताने के लिए मिले तो शरीर, आंखें और दिमाग का तारतम्य ठीक रहता है। इसी कारण मुझे जब भी मौका मिलता है तो ऐसी जगह जाने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। इसी दौरान एक काम के सिलसिले में मुझे सातारा जिले के वाही में जाकर कुछ दिन रुककर काम पूरा करना था और जैसे ही काम पूरा हुआ अगले ही दिन मेरे पैर खुद ब खुद वाही से लगभग 40 किलोमीटर के अंतर पर बसे खूबसूरत महाबलेश्वर की ओर निकले। महाबलेश्वर, जिसे क्वीन ऑफ ऑल हिल स्टेशन भी कहा जाता है, और इस वक्त मैं उसी रास्ते पर हूँ। अगस्त का महीना वैसे तो इन पहाड़ी जगहों पर मूसलाधार बारिश को बरसने का होता है, मगर उसी बरसात में जो हरियाली का नवयौवन खिलता है उसके श्रृंगार का रसपान हमारी आंखों को कराने का मौका भी यही महीना देता है। तो चलिए, जितना हो सके हम महाबलेश्वर की खूबसूरती के साथ पर्यटन का भी मजा लेते हैं। महाबलेश्वर पुणे से 120 किलोमीटर और मुंबई से 270 किलोमीटर दूर सातारा जिले में 1438 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पहाड़ियों के ऊपर से कोंकण के मैदानी क्षेत्र का मनोरम दृश्य हर किसी की आंखों को रिझाता है और मौसमी फलों के लिए, फलों से निर्मित विविध व्यंजनों के लिए सबसे मशहूर जगह मानी जाती है। बरसात के दिन होने से इन घाटों में कुछ पॉइंट तक जाना मना है, फिर भी जहां तक जा सकते हैं हमें तो चलना है और वह सारी जगह हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त दिन के 3 बज रहे हैं। होटल में जलपान और कुछ देर सुस्ताने के बाद मैं पैदल ही महाबलेश्वर में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पुरानी इमारतों को देखने के लिए बाहर निकला, मगर बरसात और कोहरे ने दिन में ही शाम सा वातावरण बना दिया है। महाबलेश्वर के मुख्य बाजार के सामने बनाए गए डॉक्टर बाबा साहब के स्टैचू को प्रणाम कर मैं आगे निकला। वैसे होटल से यहाँ के रास्तों की गाइड बुक मिल गई थी, उसी आधार पर मेरे पैर आगे बढ़ रहे थे। यहाँ अकेले कोहरे के बीच रेनकोट पहनकर चलते हुए मेरे जहन में हिंदी हॉरर फिल्में और खास तौर पर पुरानी फिल्म 20 साल बाद की याद ताजा हो रही थी। यहाँ पर चलते हुए वातावरण थोड़ा सा हॉन्टेड लग रहा था। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद मैं अंग्रेजों द्वारा बनाए गए और आज भी उसी अवस्था में रखे गए पोस्ट ऑफिस के सामने पहुंच गया। वैसे आज यह भूत बंगला सा लगता हो, मगर इसे देखकर अंग्रेजों की तत्कालीन 1868 की संचार अवस्था का अनुमान आज भी आसानी से लगाया जा सकता है। लगता है इस पोस्ट ऑफिस में इस वक्त कोई नहीं है, सिर्फ गेट खुला पड़ा है। इस वक्त शाम के 4 बजे है, मगर अभी से रात होने का आभास हो रहा था, तो मैं भी वापस महाबलेश्वर के मार्केट में अपने होटल में आ गया और दूसरे दिन सुबह ही कार से महाबलेश्वर के विविध खूबसूरत पॉइंट देखने निकल पड़ा। लगता है इस रास्ते पर 3 पॉइंट है, चलिए उन्हें देखते हैं। लगभग 3 किलोमीटर कार चलने के बाद हम उस जगह पर आए हैं जिसके लिए महाबलेश्वर सारी दुनिया में मशहूर है। उस पॉइंट का नाम है एलिफेंट हेड पॉइंट। हम यहाँ से देख सकते हैं हाथी के सर और सूंड के आकार का बना पत्थर जो पहाड़ से चिपका है और हाथी के सर सा लगता है, और यह सैकड़ों सालों से ऐसा ही है। यहाँ से नीचे तक फैली घाटी जहाँ से कृष्णा नदी बह रही है, जिसके किनारे अगल बगल छोटे छोटे गांव बसे हैं। सारा पैनोरामिक दृश्य ही मनोहारी है, बहुत सुंदर नजारा है।
भारत के पश्चिमी घाटों में बसी रमणीय वातावरण से घिरी सह्याद्री पर्वतमालाओं की चोटियां आज भले ही पर्यटन के काम आती हो, मगर इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। राजा महाराजाओं के पतन के बाद अंग्रेजों के जमाने में बंबई शहर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का भारत में सबसे प्रमुख केंद्र था। मगर बंबई में गर्मियां आते ही वे लोग गर्मी से निजात पाने के लिए ठंडी जगहों की खोज में रहते थे। तब उनकी नजर महाबलेश्वर की हरियाली पर गई और उन्होंने इसे 1828 में ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा महाबलेश्वर को दिया और उसके बाद सैकड़ों विशाल कार्यालयीन और आवासीय इमारतें उन्होंने महाबलेश्वर में बनाई और अंग्रेजों के जाने के बाद यह जगह भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिनी जाने लगी। महाबलेश्वर से 5 नदियों का उगम स्थान है, कृष्णा, कोयना, गायत्री, सावित्री और वेन्ना, जो आगे जाकर कृष्णा नदी में विलय हो जाती है और उसी नाम से आगे बहती रहती है। आने वाले पर्यटकों से कुछ खाने को मिलने की अपेक्षा में बंदरों का साम्राज्य यहाँ अनेक जगहों पर फैला दिखता है। इस तरह के अनेक फोटोजेनिक चीजें यहाँ पर रखी गई है ताकि पर्यटक यहाँ आकर फोटो निकालकर यहाँ की यादें अपने साथ ले जा सके। अब हम जा रहे हैं इको पॉइंट को देखने। यहां से चीखने के बाद वही चीख इको बनकर इन पहाड़ियों के बीच घूमती है, मगर फिलहाल यहाँ कोई चीखने वाला दिख नहीं रहा है और मैं तो किसी पर चीखता ही नहीं हूं, तो चीख निकलेंगी कैसे। अब हम निकले हैं स्ट्रॉबेरी के खेत को देखने और साथ में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाने। यहां से स्ट्रॉबेरी का खेत दूर तक फैला हुआ हम देख सकते हैं। चलिए अब हम इस खेत के मालिक और कारखाने को विजिट करते हैं जो सामने ही दिख रहा है। इसके मालिक ने बताया कि स्ट्रॉबेरी का बहुत छोटा सा पौधा होता है, लगभग 6-7 इंच का, और खास तौर पर महाराष्ट्र में महाबलेश्वर का मौसम ठंडा होने से यहाँ पर यह फल काफी मात्रा में पैदा होता है। इन कुंडियों में सिर्फ दिखावट के लिए पौधे लगाए गए हैं, मगर असल पौधे यहाँ इस खेत में हैं। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का स्वाद लेने के बाद अब हम जा रहे हैं प्रतापगढ़। शिवाजी महाराज के काल में ऊंची जगहों से शत्रु पर नजर रखने का काम होता था, जिस कारण महाराज ने इन पहाड़ों पर सन 1656 में यह प्रतापगढ़ नामक किला बनाया था, जिससे नीरा और कोयना नदियों के तटों पर और पार दर्रे की सुरक्षा की जा सके। किले के एंट्री गेट पर शिवाजी महाराज का 16वीं शताब्दी का पेड़ों के प्रति इंसान का किस तरह का रवैया होना चाहिए, यह संदेश साफ लिखा हुआ है कि पेड़ इंसानों के दोस्त होते हैं, उन्हें बड़ा होने में कई साल लगते हैं, उन्हें तोड़ो मत। अब हम आ गए हैं किले के ऊपर। कहा जाता है शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच सन 1656 में मुलाकात के दौरान इसी किले में वार प्रतिवार हुआ था, जिसमें अफजल खान मारा गया था। अफजल खान की मजार आज भी किले के एक तरफ बनी है। बरसात के कारण पानी जमा होने से थोड़ी फिसलन है और कोहरे के कारण अगल बगल के पहाड़ का नजारा हम देख नहीं पा रहे हैं, मगर इस ऐतिहासिक वास्तु को देखना अपने आप में एक अलग अनुभव देता है। इस वक्त यहाँ अचानक जबरदस्त बरसात होने के कारण किले का बाकी भाग बीच में छोड़कर मैं किसी तरह अपनी कार तक पहुंचा और अब हम हैं पंचगनी के रास्ते पर, और इस रास्ते पर है यहाँ का प्रसिद्ध वैक्स म्यूजियम। तो चलिए अंदर चलते हैं।
यहाँ पर देश विदेश के कई नामी गिरामी लोगों के वैक्स से बने पुतले बनाए हुए हैं, जिन्हें देखने का अनुभव देखने वाले को एक अलग एहसास देता है। इस पूरे महाबलेश्वर की पहाड़ियों पर छोटे से लेकर बूढ़े तक हर किसी के हिसाब से मनोरंजन के साथ पर्यटन के हिसाब से कई खेल कूद के साधन से लेकर दूसरे सारे इंतजामात बनाए गए हैं और परिवार के साथ यहाँ का मजा कुछ और होता है। मगर मेरी तो यहाँ अचानक विजिट हुई। यहाँ बाहर ही चिक्की का शोरूम है, जहां से हम ड्राई फ्रूट और यहाँ के मौसमी फलों से बनी चिक्की टेस्ट भी कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। मैंने भी कुछ पैकेट खरीद लिए। रास्ते में गांव पड़ता है जिसे पुस्तकाचा गांव कहा जाता है, यानी पुस्तकों का गांव कहा जाता है, जो नीचे काफी ढलान में है। मगर इस वक्त रास्ता फिसलन भरा था, इसलिए मैंने वहां जाने को टाल दिया। वैसे इस गांव की स्पेशलिटी यह है कि उस गांव में हर घरों में पुस्तकों की लाइब्रेरी है और देश विदेश के कई लेखक उस गांव में जाकर रुकते हैं और एकांत में लिखने का काम करते हैं। अब हम आए हैं पंचगनी। यहाँ पर भी कई खूबसूरत पॉइंट्स हैं, मगर हम यहाँ का मशहूर पॉइंट देखेंगे, पारसी पॉइंट। यहाँ से हम कृष्णा नदी और धोम डैम के अगल बगल की हरियाली और पहाड़ों के खूबसूरत आकर्षण और वैली में नीचे बसे कोंकणी गांव के विहंगम दृश्यों को देख सकते हैं। अब पंचगनी का अगला पड़ाव है पहाड़ों के बीच बहती वेन्ना नदी और उस पर बने मिनी लिंगमाला डैम को देखने का। ऊपर पहाड़ों के बीच से वेना नदी का पानी इस जगह इकट्ठा होता है और नीचे बहता है, जो आगे जाकर बहुत विशाल लिंगमाला फॉल के नाम से मशहूर है। चलिए कुछ आगे तक देखते हैं। पंचगनी से अब हम आए हैं वेन्ना लेक। मगर बरसात और कोहरा इतना है कि लेक के अगल बगल के झरने और पहाड़ देख नहीं सकते हैं, जिस कारण थोड़ा तो मजा किरकिरा जरूर हुआ है। वैसे इस कोहरे में भी कुछ लोग तो बोटिंग के लिए निकल ही गए हैं, जो हम देख सकते हैं। अब अगला पड़ाव है महाबलेश्वर का सबसे बड़ा स्ट्रॉबेरी और दूसरे मौसमी फलों के प्रिजर्वेशन, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट का बाजार, जिसे मैप्रो गार्डन के नाम से जाना जाता है। चलिए अब इसके अंदर देखते हैं। यहाँ कई किस्म और स्वाद के पापड़ बनाए जाते हैं। इस गार्डन में घूमने के साथ आराम करने से लेकर खाने का भरपूर मजा लिया जा सकता है।
और अलग अलग तरीके के जाम, फ्रूट जूस से लेकर फलों से बने कई तरीकों के खान पान वाली चीजें यहाँ मिलती है और लोग काफी संख्या में खरीद कर लेकर जाते हैं। अब आज की आखिरी मंजिल को देखने चलते हैं, जिसे महाबलेश्वर का सबसे ऊंचा पॉइंट कहा जाता है, विल्सन पॉइंट। मगर इस वक्त यह जगह लगभग खाली पड़ी है, क्योंकि कोहरे ने हर पहाड़ को अपने पनाह में छुपा लिया है। वरना यहां से सारा महाबलेश्वर दिखता है, मगर आज का नजारा कुछ और है। तो चलिए वापस अपनी मंजिल की ओर, यहां से पूना और फिर वहां से नागपुर। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू।